जी ये है अक्टूबर नवंबर 21 वेरिएंट 11। व्हाट इज़ एसेंशियल व्हेन रिकॉर्डिंग अ मेजरमेंट ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी। जब आप फिज़िकल क्वांटिटी मेजर करते हैं तो क्या चीज़ एसेंशियल होगी जी, बताएं। यूनिट और नंबर, मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड को नंबर कह रहे हैं जी, ठीक है। ऐसे रिकॉर्ड करना है तो जी नंबर चाहिए होगा और उसकी यूनिट चाहिए होगी। मेजरमेंट एज अ यूनिट गिवन एज अ बेस यूनिट। जी चेक कर लिया आप लोगों ने, चेक कर लें। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में जी ये इन्होंने दिया हुआ है और आपसे पूछ रहे हैं कि म्यू की बेस यूनिट्स निकालें, तो कैसे निकालेंगे जी। चार्ज का ओके, यानी कि म्यू की यूनिट निकालने के लिए ई जो है वो ई क्या चीज़ है जी, चार्ज है, यानी कूलम्स, और कूलम्स को एम्पियर इनटू सेकंड लिखते हैं, ठीक है जी। नीचे आ गया मैस, उसकी यूनिट आ गई किलोग्राम और इसकी पावर टॉ है, नहीं मल्टीप्लाई बाय टॉ इनटू सेकंड्स, तो ये तो बहुत इजी थी फिर। एम्पियर सेकंड स्क्वायर किलोग्राम -1। नेक्स्ट है जी एयरक्राफ्ट जा रहा है किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिलेटिव टू द एयर इज़ 800 किलोमीटर। एयरक्राफ्ट की जी रिलेटिव वेलोसिटी है 800 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिलेटिव टू एयर ऑफ 800, हेड्स इन अ डायरेक्शन एट एन एंगल थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये होता है बेटा, ये अब देखें, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो वो कह रहा है थीटा एंगल, थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ है विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिलेटिव टू एयर ऑफ 800। ओके, विंड ब्लोज विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 200, विंड इस डायरेक्शन में जा रही है, रिजल्टेंट वेलोसिटी उसकी होनी चाहिए नॉर्थ की तरफ। अगर रिजल्टेंट नॉर्थ है तो अब आप हेड टू टेल से बताएं जी कि इसका मतलब है कि एक वेलोसिटी ये आ गई 800 वाली, और तो रिजल्टेंट नॉर्थ, हाँ जी 200 वाली कैसे करेंगे इधर, तो ये तो हाँ बिल्कुल जी, ये है, ये 200 वाली इधर आ गई, तभी रिजल्टेंट बनेगा, है ना। नॉर्थ में रिजल्टेंट नॉर्थ में बनाने के लिए 800 वाली और 200 को हेड टू टेल से ज्वाइन करेंगे हम। ईस्ट से वेस्ट है ना, नहीं आपने तो इतना ये वाली वेलोसिटी 800 तो नहीं है ना, 800 तो ये वाली है। इसके कंपोनेंट आपने क्यों बनाए हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है बेटा, देखिए ना, ये 800 और 200 को आप वो यूज़ कर लेंगे, पिथागोरस लगा लेंगे ना, क्योंकि देखें ना ये वाली पूरी नॉर्थ में और ये वाली पूरी इस डायरेक्शन में, तो ये वो आ गया ना, राइट ट्राइंगल बन गई। तो ये आ जाएगा 800 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 200 स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट का स्क्वायर। यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा 800 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर अंडर द रूट। ये आया 774। ठीक है, तो यानी ये ए है या फिर सी है। अब आप एंगल कैसे निकालेंगे, देखें ये वाला एंगल थीटा है, तो ये फार्मूला लगा लें आप कोई सा भी, हाँ जी, हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि ये दोनों मालूम है ना आपको। इवन वैसे तीसरा भी मालूम है, लेकिन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/4 जी जी, फिर ए पार्ट होगा, चेक भी कर लें पीछे से। सेटिंग आपने निकालनी है और उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले टाइम पीरियड मुझे बताएं क्या आता है। -4 जी, ये सेकंड्स आ रहा है। और अब मैं ऐसा करती हूँ कि ये आपकी वेव 4 बॉक्सेस में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये 4 बॉक्सेस जो हैं वो 5 × 10⁻⁻4 सेकेंड के इक्वल हैं। बात समझ आ रही है। तो एक बॉक्स जो होता है उसको क्या बुलाते हैं, वैल्यू ऑफ 1 बॉक्स जो होती है वो उसको कहते हैं टाइम बेस सेटिंग। बात समझ आइए। तो 1 बॉक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी कि मैं, हाँ जी, 5 × 10⁻⁻4 को मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये टाइम बेस सेटिंग की वैल्यू निकल आनी है मुझे। टाइम
1.25 into 10 टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 4। टाइम पीरियड जितने डब्बों में आएगा बेटा, आपने तो एक डब्बे की वैल्यू चाहिए ना आपको, एक डब्बे की वैल्यू इज़ योर टाइम बेस सेटिंग, 1 बॉक्स की वैल्यू इज़ योर टाइम बेस सेटिंग। सो टाइम पीरियड पहले मैंने निकाला, अब मैंने देखा टाइम पीरियड 4 बॉक्सेस में आ रहा है, और फिर मैंने वहाँ से 1 बॉक्स की वैल्यू निकाल ली। फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी से तो मैंने पहले टाइम पीरियड निकाला, और टाइम पीरियड यहाँ पे गिना कितने डब्बों में है, और एक डब्बे की वैल्यू बता कर आनी है मैंने, और वो बताएं जी कितनी आती है, 1.25 into 10 पर -4। अब आपने इसको ये सेकंड माइक्रो सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर सारे माइक्रो सेकंड में है, तो ये 125 इंटू 10 इस पर -6 हो जाएगा, जो कि फिर ए पार्ट बनेगा। 4 possible sources of error in a series of measurement are listed. An analog meter whose scale is read from different angles. तो ये parallax error होगा बेटे। A meter which always measures 5% too high, ये systematic error है, या इसको कहते हैं ज़ीरो एरर बेटा, ज़ीरो एरर है ये। और ऊपर पैरेलैक्स एरर है, और पैरेलैक्स एरर जो होता है वो रैंडम होता है, ठीक है, नेचर में, क्योंकि कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव। ये वाला सिस्टमेटिक होता है, जो उस वक्त तक नहीं सॉर्ट आउट होगा जब तक आप इसको ठीक ना करेंगे। अ मीटर विद नीडल दैट इज़ नॉट फ्रिक्शन लेस, सो द नीडल समटाइम्स स्टिक्स स्लाइटली। रैंडम होगा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल समटाइम्स है, येस यू आर राइट, तो ये रैंडम है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मीटर विद ज़ीरो एरर, तो वंस अगेन ये सिस्टमेटिक है, तो ये ले जी, अब आप कर लेंगे इसमें, ये तो आसान है। आई होप कि ये मुझे बताएं कि बी ऑप्शन है, ठीक है जी, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया कि ये वाले सिस्टमेटिक हैं, यानी 2 और 4 सिस्टमेटिक हैं, यस। अगले पेज पर आ जाएं जी। ये हो, इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एन आर्चर शूट्स एन एरो एट अ टारगेट, द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ द एरो। आहिस्ता से करें ना थोड़ा। द डायग्राम शोज द पाथ ऑफ द एरो, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, द ग्राफ शोज हाउ 3 डिफरेंट क्वान्टिटीज़ वेरी विद टाइम। ओके यार, एक बात है कि इसमें पहले मुझे बताएं कि इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का बनाऊं टाइम के साथ कांस्टेंट होता है, और वर्टिकल वेलोसिटी का ग्राफ टाइम के साथ कैसा होता था? पहले इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज? जी, पहले इंक्रीज होता है। हैं गलत आप बता रहे हैं मुझे, मैम आर होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ये बैठा हुआ है, ठीक है, और वो यहाँ पे आके वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो आपका ग्राफ ये ऐसे बनेगा। बात समझ आ रही है? यही तो, हौसला कर लें थोड़ा सा, मैं सब्र ठंडा कर दे फल्ला, यानी कि इतनी जल्दी जैसे पता नहीं क्या कोई पीछे लगा हुआ है आपके, सब्र कर जाएं। अच्छा, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के हमें समझ आ गई। अब ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है, अभी मुझे एक बात बताएं कि इस ग्राफ को अगर मैं डिस्टेंस टाइम में कन्वर्ट करूँ, वाई एक्सिस में मैं डिस्टेंस ले लूँ और एक्स एक्सिस पर टाइम ले लूँ, तो मुझे बताएं कि ये इसकी ग्राफ की शेप कैसी बनेगी फिर? कांस्टेंट स्पीड है तो फिर वो कांस्टेंटली इंक्रीज ये ऐसे, हाँ जी, ऐसे बनेगी, यही है ना? अच्छा, अब मुझे बताएं कि इस ग्राफ को मैं अगर डिस्टेंस टाइम पे कन्वर्ट करूं तो फिर शेप कैसी बनेगी? ज़रा सब्र से आराम से सोचिएगा। ये देखें, ये आपकी स्पीड डिक्रीज़ कर रही है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो, यानी स्पीड डिक्रीज़ का ऐसे कर्व ऐसा बनना है। बात समझ आई? लेकिन नेगेटिव का क्या बनाएंगे? तो नेगेटिव वो मैं बताती हूँ। पहले मुझे बताएं कि पहले स्पीड डिक्रीज़ करती है, फिर इंक्रीज़ करती है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना? वो तो डिस्प्लेसमेंट के लिए, ये तो डिस्टेंस है। चलो, डिस्प्लेसमेंट, ये तो असल में मसला ये है ना कि डिस्प्लेसमेंट में तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखाई जाती है ना। लेकिन एक और बात है, हाँ ये आपकी बात, ये तो है भी डिस्प्लेसमेंट, हाँ ठीक है, मैं डिस्प्लेसमेंट कर लेती हूँ, ये लें डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं, चलें ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर लेते हैं। तो अब आपकी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये डिक्रीजिंग स्पीड है, और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी पॉजिटिव है। क्यों डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है? आप ये देखें, रेफरेंस लाइन आपकी ये है, तो अगर आप ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट, ये सारा आपका इनिशियल पॉइंट आता है, ये रेफरेंस लाइन है आपकी।
इनिशियल पॉइंट से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर होती है? इनिशियल से फाइनल। फाइनल में आपका अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है। जब तक वो रेफरेंस लाइन से नीचे नहीं जाता आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। ऑलवेज डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल यानी ऊपर ही की तरफ रहेगी। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यस तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसमें पॉजिटिव ही आनी है। और दूसरी बात ये कि ये देखें आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो ये इंक्रीजिंग ग्रेडियंट आएगा, तो इसलिए ये आर जो है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी, और पी जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, तो ये ए पार्ट होगा ये वैसे क्यों नहीं मैम मैम बी नहीं होगा जी। बीएमएम आर बी अच्छा वो क्यू है, सॉरी आई एम सॉरी, आर और क्यू, और सॉरी भाई आई एम सॉरी, ये मैंने क्या कह रही हूँ मैं। मैं ये वाला पूछ रहा जैसे ये होता है ना, अच्छा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस पर। लेकिन फिर भी आंसर तो वही आ जाएगा ना। नहीं आप नहीं, मसले- मोहम्मद ने बहुत ज़बरदस्त जी मुझे एक तरीका समझाया है, मैं ज़रा वो बाकियों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। ये देखें ज़रा, ये वैसे एक चीज़ काम आ सकती है आप सब लोगों के। सेकंड मेथड इस क्वेश्चन का दैट इज़ कि उसने कहा था कि जो आपका एयरक्राफ्ट है उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी नॉर्थ में है। तो अगर जैसा कि मोहम्मद फरमा रहे हैं कि इसको डिकम्पोज करें तो ये आ जाएगा 800 ये वाला एंगल, ठीक है, जो कि यस कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा जो कि इक्वल होता है 800 साइन थीटा के, ठीक है। इसी तरह ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो 800 कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो इधर ज़रा देखिएगा कि इसके ऑपोजिट जो विंड वेलोसिटी है वो 200 है। तो हम कहेंगे कि ये वाली जो वेलोसिटी है 800 साइन थीटा और 200 इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, तभी तो रिजल्टेंट सिर्फ वाई डायरेक्शन में बन रहा है ना। तो इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी तो सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी एग्जिस्ट करी, यानी 800 कॉस थीटा एग्जिस्ट करेगी। तो सबसे पहले मैं इनको इक्वेट करा के 800 साइन थीटा को 200 के साथ इक्वेट करा के मैं थीटा निकाल लूँगी। यहाँ से जी देख लें आप कि पहले आपका आ जाएगा थीटा जो कि 14 डिग्री निकलेगा, फिर आप इस थीटा को इधर पुट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो सीधी सीधी आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वाई डायरेक्शन में। उसकी वजह ये कि उसने कहा था कि रिजल्टेंट वेलोसिटी नॉर्थ में है, यानी सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, तभी हमने ये डिसीजन लिया। अभी क्लियर हो गया कि असल में ये वाली जो कंपोनेंट है 800 साइन थीटा को इसके साथ इक्वेट कराने का मकसद ही यही है कि रिजल्टेंट सिर्फ वाई डायरेक्शन में बन रही है, ठीक है जी। आगे चलें, फिर कौन सा क्वेश्चन था जी? 7। अच्छा ये समझ आ गया अच्छे से, ये हॉरिजॉन्टल यानी वेलोसिटी को फिर डिस्प्लेसमेंट में आपने करना था। तो पहला नहीं समझाया ये कैसे स्ट्रेट इसको छोड़ने पर ये तो है भी नहीं हमारा, कंफ्यूज करने के वो बच्चे confuse- प्रोजेक्टाइल मोशन में ले लेंगे सब। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये असल में ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज बना के फिर उसको डिस्प्लेसमेंट वाले उसमें कन्वर्ट करना था, तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, इसका कोई काम ही नहीं। ऑप्शन भी ये कैसे हमें पता कि वेलोसिटी टाइम है? जी ये पता कैसे चला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है? ऐसे मेंशन तो कहीं भी नहीं था। नहीं, ये वेलोसिटी टाइम नहीं है, ये आर और क्यू दोनों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स हैं। वो हमने खुद वेलोसिटी तो हमें पता होती है ना कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में ये वेलोसिटीज़ हैं, उनको कन्वर्ट किया है फिर, और फिर देखा कि अच्छा ये शेप आ रही है, ठीक है जी। आगे चलें, कौन सा क्वेश्चन है ये वाला? इस क्वेश्चन में जी क्या कह रहा है कि दो कार्स हैं और दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं कांस्टेंट स्पीड से, तो यार इनकी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच आ जाएगी 30 माइनस 20 यानी कि 10। क्यों जी रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच निकालनी पड़ी? क्योंकि इनका दरमियान का फासला 10 के फैक्टर से रिड्यूस हो रहा है। मतलब पिछली वाली गाड़ी जो है 10 मीटर पर सेकंड एक्स्ट्रा कवर कर रही है, अगली वाली 20 कर रही है तो पिछले वाली 30 कर रही है, यानी 10 एक्स्ट्रा। तो दरमियान का जो फासला है वो इस रेट से रिड्यूस होगा। तो v = d/t फिर लगाना पड़ेगा क्योंकि दरमियानी फासला 10 के हिसाब से रिड्यूस हो रहा है और डिस्टेंस जनाब 50 है, तो मेरे पास टाइम आ जाएगा 5 सेकेंड। समझ आ गई? आगे चलें जी। A constant resultant force acts on an object of the velocity with velocity पता नहीं which graph shows variation with time। मोमेंटम टाइम ग्राफ है, कांस्टेंट रिजल्टेंट फोर्स है। फार्मूला फोर्स का
और मोमेंटम को रिलेट करने वाला ये होता है। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मोमेंटम टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो या ऑप्शन ये है या फिर ये है। ठीक है जी। सी है शायद। शायद इंक्रीजिंग ही होगी, डिक्रीजिंग तो हो नहीं सकता। इसका तो ग्रेडियंट नेगेटिव आएगा, इसका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। ठीक है जी। और ये बता रहा है कि ज़ीरो टाइम पे उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी। अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी, यानी कि टी ज़ीरो पे, हाँ जी क्या हुआ, दोनों एक इंटरेक्शन आ रहा है, ये समझ नहीं लग रहा। डी यू नहीं होएगा मैम। विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द मोमेंटम बी। नहीं बेटा, इस ग्राफ में तो ग्रेडियंट नेगेटिव है, यानी फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ना, जबकि एक्स जी टाइम के लिए मोमेंटम इधर क्या लिखा हुआ है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के मेरे ख्याल से सेम डायरेक्शन में, तो फिर फोर्स पॉजिटिव होगी ना जी। फोर्स को पॉजिटिव रखना है, यानी फोर्स असल में क्या है, ग्रेडियंट है। इस ग्राफ का ग्रेडियंट फोर्स रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्स आपकी पॉजिटिव बन रही है, ऐसे ही नहीं है, मैं वो कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि उसकी डायरेक्शन में आपको फोर्स लगानी पड़ रही है। अगर आप वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते तो फिर फोर्स नेगेटिव होती, यानी डीसेलरेशन होती फिर उस सूरत में। उस सूरत में आपका मोमेंटम डिक्रीज़ करता है, लेकिन यहाँ पे तो मोमेंटम ज़ाहिर है फोर्स लगाने से इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में आप मोमेंटम की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। विच स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। If the object has mass, then the field causes it to accelerate. If the object has mass, then the field causes it to have weight. यार वो उसको accelerate करवाएगा। If the object has weight, then the field causes it to, मेरा ख्याल है कि B पार्ट भी हो सकता है कि mass अगर होगा तो weight act करेगा। yes, और acceleration ज़रूरी नहीं है, यानी optional है। acceleration हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हाँ, जैसे अगर ऑब्जेक्ट को आप फॉल करवाएंगे तो एक्सेलरेट करेगा, टेबल पे पड़ा होगा तो फिर तो एक्सेलरेट नहीं ना करेगा। तो वेट तो हर सूरत में ही वो पोजेस करेगा। तो यस, बी पार्ट जी। डी उसका अजीब बात है कि भाई वेट होगा तो मैस होगा, सर मैस की वजह से वेट होता है, यानी मैस की वजह से ग्रेविटेशनल पुल होती है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10। A ball of mass 0.16 kg is traveling horizontally at a speed of 20. It collides with a 15 आसान सवाल भी आते हैं, मतलब कि बिल्कुल बच्चों बिल्कुल ऐसे ही। उसमें भाई इसमें इतना बिल्कुल जल्दी करना है। मतलब कि आसान होते हैं। अच्छा जी, एक बॉल है कैलकुलेशन में बीच में आसान होती है, जिसका मैस 0.16 kg है, हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही है इस स्पीड के साथ। तला की जो है ना ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, इसलिए तला अपने वो जो है ना वो दे रहा है, कमेंट्स कर रहा है बीच में। इट कोलाइड्स विद अ वॉल एंड रिबाउंड्स विद अ स्पीड ऑफ 15। वो वॉल के साथ कोलाइड करती है और रिबाउंड करती है। यार रिबाउंड होगी तो -15 हो जाएगी वेलोसिटी, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हाँ, तो आपने फोर्स निकालनी है, तो फोर्स का जी चेंज इन मोमेंटम जब करेंगे तो आपको याद है कि क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी mv माइनस mu। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि ज़रा मोमेंटम पॉजिटिव रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आप यूं कर लें कि इनिशियल मोमेंटम को नेगेटिव कर लें, इसको पॉजिटिव कर लें, ठीक है ना, ये कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे ये होगा कि ज़रा आंसर, ओवरऑल आंसर जो है ना वो आ जाएगा। तो ये टाइम बीच में था भी, ये जी टाइम से भी डिवाइड करना होगा। बस अब आप आंसर निकाल लेंगे, 1 मिलीसेकंड को कन्वर्ट कर दीजिएगा। फोर्स ज़रा बताएं क्या बनती है। PI नहीं होना चाहिए। हाँ जी, PI ही लिखा हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल को मैंने नेगेटिव ले लिया ना। ओके, ठीक है जी, ठीक है जी। इसको ये जी क्वेश्चन नंबर 11 है। कहता है कि अ यूनिफॉर्म सॉलिड ब्लॉक अक्टूबर नवंबर 2021 वेरिएंट 11। क्वेश्चन 11, एक सॉलिड ब्लॉक है वाटर सरफेस के नीचे
और एक्स वाई उसकी डायमेंशंस दिखाई हुई हैं। ब्लॉक इज हेल्ड वर्टिकली इन अ पोजीशन शोन। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इज द सेम एज डेंसिटी ऑफ वाटर। इफ द ब्लॉक इज ऑलवेज हेल्ड एट द सेम डेप्थ below the surface of water, which single change would increase the magnitude of upthrust force on the block? कहता है कि इनमें से कौन सी इन चीज इंक्रीज करेंगे तो अपथ्रस्ट फोर्स इंक्रीज होगी। मैंने अभी आंसर, मैंने मार्किंग वो नहीं पढ़ी अभी, ए बी सी डी ऑप्शन। मैं तो पहले ये देखूंगी कि अपथ्रस्ट फोर्स डिपेंड किस पे करती है। अपथ्रस्ट फोर्स डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे, जी की वैल्यू पे, और वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर। वाई की वैल्यू इंक्रीज कर दें, यानी ये जो इसकी लेंथ है आपके ब्लॉक की उसको बढ़ा दें। ये हो सकता है, वॉल्यूम फिर इंक्रीज कर देगी। हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा, यस यू आर राइट। मतलब ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली लिटा देने से वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा ना उसका। और यस, इस फार्मूले से अगर वॉल्यूम सेम रह रहा है तो फिर तो अपथ्रस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डायमेंशन वाई इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो यस, ये सी पार्ट होगा। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 में ये कह रहे हैं, ये जी आप बताएं जरा। एक शेल्फ है एक्स वाई, ये जी कह रहे हैं शेल्फ एक्स वाई, जिसकी लेंथ है 0.4 और अटैच की हुई है जी वॉल के साथ एट द एंड एक्स। इट इज kept horizontal by the wire attached to y and to the wall as shown. Tension force in the wire is 15 Newton at an angle of 30 degree. What is the moment of this force about the point x? इस फोर्स का मोमेंट निकालना है पॉइंट x के अबाउट। मोमेंट निकालने का दो तरीके हैं, या तो आप वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ लें या फिर फोर्स को डिकम्पोज कर लें। फोर्स को अगर आप डिकम्पोज करते हैं तो एक कंपोनेंट बनेगा ये, यानी कि 15 कॉस ऑफ 30, और एक कंपोनेंट बनेगा 15 साइन 30। 15 कॉस 30 पिवट में से पास कर रहा है तो इसकी वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा। 15 साइन 30 की वजह से टर्निंग इफेक्ट आएगा, तो टॉर्क आ जाएगा आपका जी 15 साइन 30 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। देखें जी जरा आंसर आता है सही, चेक कीजिएगा। हाँ जी सर, पीछे आंसर है, मैच किया आपने, ठीक है, चलें सही। तो ये जी टॉर्क निकाल लिया, टेंशन फोर्स की वजह से उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स विद सम वर्ड्स। क्या है? ए A statement about the principle of moments with some words omitted is shown. For an object in a state of rotation equilibrium, the sum of clockwise moment about any point is equal to the sum of anti-clockwise moment about the same point. उसी पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट थी ना, उसी पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी इक्वल होनी चाहिए। तो डी पार्ट होगा जी। ये याद रखें कि ये जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ये आपको पता है ना कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम दो हैं, एक तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो और एक रिजल्टेंट मोमेंट जीरो हो। ये रोटेशनल मोमेंट यही है कि रिजल्टेंट मोमेंट जीरो। तो जिस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज टॉर्क है ना, जितना उतना ही सेम पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड। तो ये सेम पॉइंट है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, अ बर्ड डाइव्स टू अ डेप्थ ऑफ 1.5 meter below the surface of lake. Atmospheric pressure is 101 kilopascal. डेंसिटी ये दी हुई है, प्रेशर निकालना है। ये तो बहुत इजी नहीं है। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। एटमॉस्फेरिक, अच्छा ये इसमें यूं होगा कि ये वाटर की सरफेस है और वाटर की सरफेस पे 101 किलो पास्कल का प्रेशर है। और प्रेशर इतनी डेप्थ पे जो होगा, पहले आपको वो निकालना पड़ेगा, P इज इक्वल टू रो जी एच के फार्मूले से। जी डेंसिटी आ जाएगी 1000 और जी की वैल्यू 9.81 और हाइट आपकी 1.5। तो यहाँ से आपका ये प्रेशर आ गया, जो भी उसको आपने इस ऊपर वाले प्रेशर में ऐड करना है और इसको आपने किलो पास्कल में पहले कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, फिर आप उसको इसमें ऊपर वाले प्रेशर में ऐड करेंगे एयर के प्रेशर के साथ, वरना अदरवाइज ये फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। एयर प्रेशर की वजह से प्रेशर और पानी के प्रेशर का
वो दोनों प्रेशर ऐड होंगे जो कि नीचे डेप्थ पे होंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी इज नॉट करेक्ट? Energy is never lost, but it may be transferred between different forms. In an inelastic collision, the total energy is constant. The efficiency of a system is the ratio of useful energy output to the total input. When a machine does work, friction reduces the total energy. Which statement is not correct? जी डी पार्ट है कि जब भी मशीन वर्क डन करती है तो फ्रिक्शन रिड्यूसेस द टोटल एनर्जी। ऐसे नहीं होता, फ्रिक्शन असल में फ्रिक्शन की वजह से उल्टा हीट बनती है, तो वो टोटल एनर्जी को रिड्यूस नहीं कर सकती। इसने कहा था कौन सा नॉट करेक्ट है, तो बाकी सारे करेक्ट हैं, सिर्फ एक ये करेक्ट नहीं है जी। यानी ये हो सकता है कि यानी सरकमफेरेंस अगर आप इसका निकालें, सरकमफेरेंस वो आ जाता है 2πr, और 2πr की वैल्यू आ गई आपकी 0.4, तो तब आपने निकाला 2.51, मतलब 360 डिग्री रोटेशन पे आपकी जो हाइट में। अच्छा वैसे यार ये सही है कि ये इसका ये सर्कुलर पाथ है, तो 2.51 इसका वो आ जाएगा सरकमफेरेंस, यानी 1 रोटेशन पे 2.51 की हाइट में इंक्रीज आएगी, ठीक है ना। यानी ये वाला जो आप, हाँ तो 360 पे अगर 2.51 की हाइट में चेंज आती है तो 60 डिग्री पर कितनी चेंज आएगी, फिर आप वो निकाल लेंगे और फिर आप वही वाला तरीका करेंगे जो चेंज इन जीपीई आपने करना है। यानी एक जो इसकी जीपीई का इंक्रीज और इसका डिक्रीज आप माइनस कर देंगे। कूलर वाला हम कर रहे हैं ना, मतलब ए से बी पे जाने पे असल में रस्सी उसके ऊपर लिपट रही है। फाइंड कर लेंगे, क्या चीज? फाइंड कर लूंगी। नहीं वो आर्क लेंथ से निकल सकती है वैसे, एस इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला, बट उसमें ना थीटा जो है वो नहीं रेडियंस में होता है यार, उसमें थीटा रेडियंस में होता है। तो पाई/6 हाँ कुछ ऐसे ही है, हाँ पाई/4 हो, 60 डिग्री π/4 होता है। उम्मीद तो है। π/3 5/3 होता है। 3 होता है, हाँ अच्छा। पाई/3। 5/3 चले, तो या तो आप एस इज इक्वल टू आर थीटा से भी निकाल सकते हैं आर्क लेंथ, ठीक है, कि 60 डिग्री पे कितनी आर्क लेंथ है, थीटा को π/3 पुट करके। और 5/3 अच्छा तो चले जी, फाइनली ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐसे करना है कि एक तो ये मेथड है कि सरकमफेरेंस आपने ले लिया और आपने कहा कि 360 रोटेशन पे 2.51 का सरकमफेरेंस है, यानी लेंथ ऑफ द रोप दैट विल बी रैप्ड अराउंड द पुली, ठीक है, जितनी वो रैप करेगी पुली के अराउंड वही लेंथ राइज करेगी आपके 20 न्यूटन जो है ना, उतना ही राइज करेगा जितनी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी रैप्ड अराउंड द पुली। और वो सर्कुलर पाथ है, इस वजह से आपने उसको सरकमफेरेंस में करना है और फिर 60 के लिए निकाल लेना। अदरवाइज आप एस इज इक्वल टू आर थीटा लगा के भी ये आर्क लेंथ से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर थीटा आपको रेडियंस में लेना पड़ेगा जो कि π/6 नहीं π/3 है जैसे आप कह रहे हैं। और बस जब आपको वो निकल आएगा तो आपने एम जी और ये एच की जगह पर ये आर्क लेंथ लगा दें, ठीक है, और दोनों की जीपीई निकाल के 20 न्यूटन वाले की भी और 15 के भी, और माइनस कर देंगे क्योंकि एक की जीपी इंक्रीज करिए दूसरे की डिक्रीज। क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि ये सोचना कि बेसिकली हाइट में जो राइज है दैट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड द पुली, जो कि कर्व्ड लेंथ है, ठीक है जी। तो ये हमारा निकला रिजल्ट। आगे चलते हैं जी। ए कार ऑफ मास 1500 kg एक्सेलरेट्स फ्रॉम इनिशियल स्पीड 15। This acceleration causes the car to gain इतने joules of kinetic energy. What is the change in speed of the car? Okay. अच्छा ये मजे का सवाल है भाई। उसने एक्सेलरेशन की वजह से गेन इन काइनेटिक एनर्जी यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकली है 1/2 m। अच्छा ये पता है क्या कैसे होता है, ये फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये ऐसे आएगा, ठीक है। और फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 3 × 10⁵ इज इक्वल टू 1/2 मैस आपका आ गया 1500 इनटू फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं पता,
इनिशियल वेलोसिटी पता है 15 का स्क्वायर। अब आप इसको करेंगे सॉल्व। ये 3 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1500 इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 1500 इंटू 1500 का स्क्वायर इंटू 15 इंटू 1500 का स्क्वायर। ये जी मेरे पास जगह भी नहीं बची, ये है जी। ठीक है, ये 1500 अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी सेपरेटली, और फिर ये जो भी आंसर आएगा ये टर्म उधर जाके ऐड हो जाएगी। तो बताएं जी, ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁵ और 1500 मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर। ये आ जाता है जी 337500 इज इक्वल टू 1500 फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। और ले जी आप फाइनली इसको सॉल्व कर लें फाइनल वेलोसिटी के लिए। क्या आता है यार, आंसर सही आता है? डिवाइडेड बाय 1500 अंडर रूट। आंसर 25 आ रहा है। जी डी पार्ट सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार ऑफ mass 1500 kg travels at a cost। जी बेटा। ये 17 के लिए ये लिखा हुआ है कि चेंज इन द स्पीड ऑफ द कार, तो हम 25 माइनस 15 नहीं करेंगे? नहीं बेटा, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर होता है ना, तो मैम फाइनल क्वेश्चन में उन्होंने चेंज इन द स्पीड मांगी है तो बी ऑप्शन होगा ना। चेंज इन द स्पीड, हाँ सही। अब तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी निकली 25, और चेंज इन स्पीड आप सही कह रही हैं, ये आ जाएगी 25 माइनस 15। यस, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये आ जाएगा फिर 10। आप यही कह रही थी बेटा रानिया, या ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी मैंने समझा वो फाइनल स्पीड मांग रहा है, आई एम सॉरी। तो आपने पहले फाइनल वेलोसिटी निकाली, फिर आपने चेंज निकाला, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे करना चाहती हूँ, एक बात बड़ी क्लियर करना चाहती हूँ, ये जरा देखिएगा। ये सबसे बड़ा एक इशू होता है कि ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है, ये 1/2m चेंज इन वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं है, या फिर 1/2m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं है। ये बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2m v² माइनस 1/2m u², यानी 1/2m v² माइनस u² है। ठीक है जी, ये अक्सर बच्चे यूं लिखते हैं, ये बहुत ज्यादा बच्चों का ना गलती का अंदेशा होता है कि वो ये कर लेते हैं, यानी वेलोसिटी का चेंज और फिर उसका होल स्क्वायर ले लिया। इसमें बहुत फर्क है बेटा, ये गलत होगा। तो करेक्ट जो मेथड है देख लें आप, मैंने भी वही किया है कि v² माइनस u² करना है अंदर, और फिर आपने फाइनल वेलोसिटी पहले निकालनी है, फिर बाद में चेंज निकलेगा, समझ आई? यानी डायरेक्ट चेंज निकल ही नहीं सकता था। अगर आप कहेंगे नहीं मैं तो ये फार्मूला लगा के डायरेक्ट चेंज निकाल लूंगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है, कॉन्सेप्ट वाइज ये ठीक नहीं है। तो आगे आ जाए जी। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द कार इज 2000। अच्छा, ये कांस्टेंट स्पीड से बेटा ट्रेवल कर रहा है। जब चीज कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही होती है तो ड्राइविंग फोर्स और रेजिस्टिव फोर्स बराबर होगी, है ना। तो ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स। सो मैंने ड्राइविंग फोर्स को भी 2000 न्यूटन ले लिया। पावर आउटपुट निकालनी है। अच्छा एक बात, मुझे एक बात जरा बताइएगा कि ये जो आपकी गाड़ी है उसके अंदर कौन सी इनपुट एनर्जी जो है ना वो किस तरह आती है, मुझे बताएं। इनपुट आप कैसे करते हैं, एनर्जी इनपुट, वो कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी, कैन यू? केमिकल, यानी पेट्रोल डलता है ना उसके अंदर, गाड़ी के अंदर डलता है पेट्रोल। अब जब आप केमिकल एनर्जी इनपुट करते हैं तो गाड़ी का जो इंजन होता है वो आपको कौन सी एनर्जी आउटपुट में देता है? हीट एनर्जी।
नहीं बेटा, बेसिकली जो आउटपुट एनर्जी है गाड़ी की, यानी कि वो आपको ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है उसके जरिए से, है ना। यानी आप लिख सकते हैं कि ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो भी कवर होगा उसकी वजह से, ये एनर्जी आउटपुट होती है। और मुझे बताएं कि एनर्जी जो वेस्ट होती है, इसमें वेस्ट भी तो होती है ना, वो कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब मेरे पास, मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ, वेस्ट में दो ऑप्शन दे रही हूँ। वर्क अगेंस्ट, एक मिनट जरा गौर से सुनिएगा, वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस एंड फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड्स, एंड फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड, यानी ये दो रेजिस्टेंस फोर्स के, यानी इनके अगेंस्ट वर्क डन अगर हो रहा है तो वो है वेस्ट, या फिर दूसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 मैं दे रही हूँ आपको कि वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन, बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंजन। अब मुझे बताइए 1 ऑप्शन ठीक है या 2? 2 ऑप्शन ठीक है जी। 2 ऑप्शन क्यों ठीक है, क्या रीजन है, आपने 2 क्यों चूज किया जी? बताते हैं। क्योंकि असल में जो आप गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे हैं वो इंजन वर्क डन कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर आपने इनपुट एनर्जी दी, इंजन ने आपको आउटपुट बना के दी, यानी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, यानी वो जो फॉरवर्ड थ्रस्ट फोर्स है वो देगा। और जो इंजन के डिफरेंट पार्ट्स में वो मूव करेंगे, जाहिर है आपको पता है ना, वो उसके अंदर 4 पिस्टन लगे हुए होते हैं, वो मुसलसल मूव करते हैं अप डाउन, और उसमें डिफरेंट पार्ट्स में फ्रिक्शन होगी, ठीक है जी। तो वहां पे वो होगा। लेकिन ये वाला जो वर्क अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स और ये सारी, ये वो है कि जो गाड़ी जब चलती है तो यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार है, फिर वो कन्वर्ट हो रही होती है आगे, यानी उसमें वो अलग केस है। तो इंजन वाले केस में या गाड़ी ने जो भी परफॉर्मेंस दी है उसकी अगर आउटपुट आपने निकालनी है तो उसमें फिर वेस्ट ये वाला होगा। तो क्लियर है आप इसके बारे में? अच्छा, अब आउटपुट यानी गाड़ी की आउटपुट निकालने के लिए यू विल बी नीडिंग ड्राइविंग फोर्स, और अगर आपने पावर आउटपुट निकालनी है तो पावर आउटपुट हो जाएगी ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो बस अब काम आपका खत्म हो गया कि आपने निकालनी है, यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स आपको दी हुई है, बस आपने वेलोसिटी भी दी हुई है, बल्कि तो फिर तो ये तो फौरन ही आ गया आंसर। वेट के कंपोनेंट्स माइनस करेंगे। ओ, ये हमने कैसे भूल गए कि यहाँ पे तो वेट भी है बिलाल, बिल्कुल। वेट के दो कंपोनेंट्स बनने, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन या प्लैंक, एंड एक अलोंग द प्लैंक, तो ये एंगल 6 डिग्री है, ये भी 6 डिग्री होगा, ये आ जाएगा W साइन ऑफ 6 डिग्री, एंड दिस इज W कॉज ऑफ 6 डिग्री। तो देखिए ये W साइन 6 डिग्री जो है वो डाउन द स्लोप है, तो इसका मतलब है कि बेसिकली इक्वेशन ये बनती है, ये फिर मैंने गलत लिखा कि ड्राइविंग फोर्स भी डाउनवर्ड होगी और वेट भी डाउनवर्ड, यानी W साइन ऑफ 6 डिग्री इज इक्वल टू 2000, ये इक्वेशन बनी। गाड़ी का वेट दिया हुआ है उसने, तो आपकी ड्राइविंग फोर्स बनेगी 2000 माइनस 1500 इंटू 9.81 इंटू साइन ऑफ 6 डिग्री, ठीक है जी, ये आएगा जी। और फिर आप इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें आंसर ठीक आते हैं? Yes. सही आया, पक्का कंफर्म? Yes. ठीक है जी। तो चलें जी, एक क्वेश्चन और निकाल लेते हैं। कहता है a metal wire of cross section area A and unstretched length L is subjected to stress sigma. As a result, it has a strain epsilon. Which expression gives Young's modulus of metal? Young's modulus होता है जी stress divided by strain, यानी sigma divided by epsilon, ये होगा। लेकिन हाँ, ये ऑप्शन है सी पार्ट। आगे चलें। Two identical springs are connected in parallel. 8 न्यूटन का लोड है, लोड शेयर हो जाएगा दोनों स्प्रिंग्स पे, ठीक है ना, और ये आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, तो इस पे लोड आएगा 4 न्यूटन और इस पे भी लोड आएगा जी 4 न्यूटन। ग्राफ शोज वेरिएशन विद लेंथ ऑफ द फोर्स
अप्लाई टू वन ऑफ द स्प्रिंग, वन बोल्ड में हुआ है बेटा, तो आपने 4 न्यूटन की फोर्स पे जरा लेंथ चेक कर लेनी है इसकी, ये बनेगी 7, और ओरिजिनल लेंथ आपको क्या मिल रही है 4, क्योंकि जब फोर्स नहीं लगी हुई तो ये ओरिजिनल लेंथ है, तो आपकी एक्सटेंशन आ जाएगी टोटल लेंथ या माइनस ओरिजिनल लेंथ, यानी 7 माइनस 4 3 सेंटीमीटर। और स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है तो आप फार्मूला लगाएंगे स्ट्रेन एनर्जी का जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 Fx, ठीक है, 1/2 फोर्स आ गई 4, और वन वन स्प्रिंग में निकालनी है ना, तो एक्सटेंशन आ जाएगी 3 × 10⁻⁻²। तो ये जी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आखिरी क्वेश्चन है ये यार, अभी नहीं तो अभी तो 5 मिनट है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 2 balls float on the surface of the sea. The balls are separated by a distance of 1.3. Wave travels on the surface of sea so that the balls move vertically up and down. बॉल जो है वो अप डाउन मूव कर रही है, जबकि वेव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। द डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ ऑफ द वेव इज 0.9। क्या कह रहे हैं? क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस है 0.9 है, यानी ये वर्टिकल डिस्टेंस है ना, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान जो पूरा डिस्टेंस है वो 0.9 है। ओके, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू, ओ हॉरिजॉन्टल, आई एम रियली सॉरी भाई, सॉरी आप सही कह रहे हैं जी, ये गलत कर दिया मैंने जी, उसने दिखाया हुआ है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखाया हुआ है, और वो आपसे, ये तो बहुत आसान है यार, अगर क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये है तो आप जी 180 का फेज डिफरेंस, यानी 180 डिग्री का फेज डिफरेंस जो है वो 0.9 लेंथ पे है, तो आपने 1.3 की लेंथ पे एंगल निकाल लेना है, तो आंसर आ जाएगा। यानी 0.9 पे अगर 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है तो 1.3 पे कितना फेज डिफरेंस बनेगा, ठीक है जी, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, अभी जल्दी से फिनिश कर लेते हैं ना फिर। चलो ये आखिरी क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट अबाउट द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव इज नॉट करेक्ट। यार वो लॉन्गिट्यूडनल जो है ना वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है जी, ये है। तो चले जी, बस आज इतना ही काफी है।